नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत जल्द 16 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें से हाई स्कूल में पहली बार 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी के तौर पे आएंगे। बच्चों, प्रश्न तो 30 रहेगा, लेकिन केवल आपको 20 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा और ये हाई स्कूल में पहली बार आ रहे हैं। इंटरमीडिएट में पहले भी आते थे, लेकिन इंटरमीडिएट में केवल 10 प्रश्न आते थे। हाई स्कूल में आपके 20 प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, इसमें बच्चों को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है और ये जो प्रश्न है अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना है, नहीं तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे। इसके लिए बच्चों, हम जो ये वीडियो लाए हैं, इसमें आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लेके आए हैं। और बच्चों, ये प्रश्न आपके विगत वर्षों में परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहले ये कंपलसरी नहीं हुआ करता था, बच्चे चित्र बना लेते थे, प्रश्नों को नहीं करते थे, लेकिन अब आपको 20 प्रश्न ये करना ही करना है। तो आपके 20 प्रश्न का मतलब ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप इसको पूरा देखिएगा। एक प्रश्न से आपके कई अन्य प्रश्न जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वे बनेंगे और आपको उसके उत्तर समझ में आ जाएंगे। बच्चों, जो समझ में नहीं आए या जिससे संबंधित आपको बनवाना हो तो आप कमेंट करिएगा, वो आपके सामने वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। बच्चों, पहला प्रश्न लिया है, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहां पर अंकित है। यह प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इससे देखिए, पहला प्रश्न हुआ कहां पर अंकित है। ऑप्शन देखिए, अ अजंता में, ब बाघ गुफा में, स बादामी गुफा में, द सिकंदवासल गुफा में। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा अ। आपका ये 2 शोकाकुल नारी ये आपका अजंता की गुफाओं में स्थित है। बच्चों, ये इसमें आपका एक प्रश्न इसमें बन सकता है कि भित्ति चित्र क्या होता है। भित्ति माने होता है दीवार, भित्ति का मतलब होता है दीवार। तो दीवार पर एक प्रकार का सरफेस बना के जो चित्र बनाया जाता है, 2 तरीके से बनता है, सूखी विधि और गीली विधि, जिसको फ्रेस्को बोलते हैं। फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को। कभी कभी प्रश्न आ जाता है फ्रेस्को क्या है। फ्रेस्को, तो फ्रेस्को क्या है, तो फ्रेस्को समझ लीजिएगा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र क्या आपका फ्रेस्को। फ्रेस्को 2 होते हैं, फ्रेस्को सेको होता है और एक होता है ब्यूनो होता है। तो सेको से याद रखिएगा सूखी दीवार में बनता है, और ब्यूनो जो है आपका गीली दीवार में बनता है। सरफेस बनाते हैं मतलब भित्ति पे, और चीजों को मिला करके गीली गोबर भूसी इत्यादि चूना वगैरह मिला के उसको लगाते हैं, उसी पे चित्र बनाते हैं। तो ये विधि जो है हमारे देश में अजंता में प्रारंभ हुई थी, और ये चित्र आपका अजंता की गुफा में मिला है। अजंता में भित्ति चित्र, जिसमें 2 शोकाकुल नारी मतलब 2 स्त्रियों को दुखी रूप दिखाया गया है, शोक में सर झुका के दुख अपना व्यक्त कर रही है। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, ये आपको अजंता मिला है। बच्चों, आपको समझ में आ गया कि भित्ति चित्र क्या है। ध्यान रखिए, प्रश्न जो रिपीटेड होते हैं वे आपस में मिलते जुलते भी रहते हैं। तो आपका ये आपको ध्यान रहना चाहिए। भित्ति किसको बोलते हैं, भित्ति माने दीवार, तो दीवार पे बने चित्र को बोलते हैं भित्ति चित्र, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेस्को। फ्रेस्को 2 होते हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो। तो 2 प्रकार के फ्रेस्को होते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आप विगत कई वर्षों से हर वर्ष परीक्षाओं में आ रहा है। अन्य सेट पे इस बार भी इसके आने की संभावना है। प्रश्न दिया है, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है, मतलब कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि राजस्थान में। तो बच्चों, सही उत्तर आपका हो जाएगा यह आपका मध्य प्रदेश में, उसकी राजधानी मध्य प्रदेश की है भोपाल। भोपाल के समीप में है, भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका भीमबेटका। बच्चों, भीमबेटका ये भी आप याद रखिएगा, इसका समय ये पूरा पाषाणकालीन है, पूरा पाषाणकालीन चित्र है। इसका समय माना जाता है 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व बीसी कर लीजिए बच्चों, तो बीसी वाले भी पूर्व होता है। तो ये पूरा पाषाणकालीन ऐसा स्थल है, भारत का प्राचीनतम स्थल माना जाता है भीमबेटका। भीमबेटका में देखिए बच्चों, एक शब्द आया भीम।
भीम से समझ लीजिएगा कि ये माँ पांडवों से संबंधित, कि पांडवों के द्वारा, मतलब पांडव ने वहाँ बैठक करते थे, पांडव मतलब भीम वहाँ बैठक करते थे, तो इसका साफ इसी नाम पड़ गया, साफ देकर भीम बैठका। बच्चों यहाँ पर कुल मिला के 700 से ज़्यादा गुफाएं मिली हैं, प्राचीन गुफाएं हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा बनी, वहाँ पर आदिमानव रहा करते थे। यहाँ पर 700 के आसपास गुफाएं हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। कुल 700 गुफाएं, 700 के करीब गुफाएं हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भीम बैठका कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, भोपाल के समीप। वहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? 700 के करीब गुफाएं हैं। और वह किस काल का है? पूरा पाषाण कालीन चित्र है। और यहाँ पर उसका समय काल क्या है? 30,000 से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व तक। साथ में इसका विषय वस्तु क्या है? इसका मुख्य विषय वस्तु आपका है बच्चों शिकार है। उसके बाद के चित्र जो है मानव और जानवरों को एक साथ, मतलब मित्र के तौर पे दिखाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल मानिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर आते हैं। अगला दिया है 28 अप्रैल, ये बच्चों तिथि नोट कर लीजिएगा। 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं की खोज किसने किया था? और जॉन स्मिथ, जेम्स फर्गूसन, जॉन कॉकबर्न, लेडी हरिंगम। तो बच्चों सही उत्तर आपका है जॉन स्मिथ। पिछले वीडियो में मैंने इसकी पूरी व्याख्या किया था, बताया था कि इसकी खोज 1819 में बाई एक्सीडेंटल, क्योंकि जॉन स्मिथ नामक यह व्यक्ति जो है मद्रास रेजिमेंट का एक सिपाही था, जो अपने साथियों से रास्ता भटक गया। और ये अजंता बच्चों आपका औरंगाबाद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बारे में पूरी कहानी समझाते हैं आपको हम। कभी आ गया किस जिले में है तो आप औरंगाबाद, ये किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मतलब आप मुंबई से समझ जाएंगे, औरंगाबाद जिले में है। और जब वो भटकते भटकते पहुंचा एक गांव में जिसका नाम अजिंठा था, अजिंठा के नाम से ही अजंता की गुफाओं का नाम पड़ा है। तो वहां पर एक लड़का मिला उसे, और अंग्रेज सिपाही, मालिक साहब कहे जाते थे। उसने कुछ लालच में कि साहब कुछ पैसा हमको देंगे तो हम आपको शेर दिखाते हैं। तो उसने पैसे दिए और वो दिखाया, तो वो बाहर गुफाओं के बाहर एक शेर की प्रतिमा थी। वो जो जॉन स्मिथ था वो दंग रह गया, इतना शानदार चित्र, इतनी शानदार गुफाएं, जहां पर अजंता में उसने देखा कुल 29 गुफाएं मानते हैं प्रारंभिक तौर पे। बाद में, बहुत बाद में, गुफा संख्या 15 के बगल में एक गुफा मिली जिसका नाम 15 रखा गया। 15 यहाँ पर ये अब टोटल गुफाएं कितनी हो गई? 29 + 1 = 30 गुफाओं का संसार मिलता है, चित्र संसार मिलता है, जो कि गौतम बुद्ध पे आधारित है, बुद्ध के जातक कथा पे आधारित है। बच्चों जातक कथा समझ गए हैं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था जातक कथा गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों का संग्रह है, कि किसी जन्म में गौतम बुद्ध हाथी का रूप लिए थे, किसी जन्म में शेर का रूप, किसी में राजा का, किसी बहुत प्रकार का उनका जन्म हुआ था। जातक कथाओं की संख्या बच्चों है 547। इसको आप नोट कीजिए, बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। 28 अप्रैल 1819 को अंग्रेज सिपाही जिसका नाम था जॉन स्मिथ, उसके द्वारा अजंता की खोज की गई थी, अजंता गुफा की। जॉन स्मिथ जो है मद्रास रेजिमेंट का एक सिपाही था। उसने वहां पर कुल 29 गुफाएं देखी, जो आपकी अर्धचंद्राकार स्थिति में, इस तरह से अर्धचंद्राकार स्थिति में गुफाएं बनी हुई हैं। और पहले 29 गुफाएं थी, बाद में गुफा एक और मिली, और वो गुफा मिली है गुफा संख्या 15 के बगल में, इसलिए गुफा संख्या उसको रखा गया 15। अब यहाँ पर वर्तमान में 30 गुफाएं हैं। यह आपका औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं, और यह महाराष्ट्र राज्य में गौतम बुद्ध से संबंधित ये आपके चित्रण हैं। और इसकी जो कहानियां हैं वो जातक कथाओं पे है। जातक कथाओं की संख्या 547 है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इन सबको आप नोट किए रहिएगा, कोई न कोई सवाल आपका इसमें जरूर फंसेगा, आएगा जरूर। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको भारत का प्रथम महिला चित्रकार भी माना जाता है, आधुनिक चित्रकार के तौर पे, अमृता शेरगिल। लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी आयु बहुत ही कम थी बच्चों। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था?
नाम से ये तो भारतीय लग रही बच्चों, आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। भारतीय, अ इटली, ब हंगरी, स भारत, द फ्रांस। तो नाम से अमृता भारतीय नाम समझ में, कि बच्चों ये सवाल में आप कंफ्यूजन मत में आइएगा। इनका जन्म हुआ था हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था उमराव सिंह, जो कि सिख थे, पंजाब के रहने वाले थे। और इनकी माता की जो थी मारिया अंतवानेल कहते थे, मारिया अंतवानेल। नाम में आप मत जाइएगा, समझिएगा। उनकी माता हंगरी की थी, इनके पिता भारतीय थे, भारतीय सरदार, भारतीय सिख थे, जो वहां पर इससे शादी करने के बाद इनकी पुत्री जो जन्म हुई वो आपके हंगरी में उनका जन्म हुआ। और ये गोगवा की ताहिती कला बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछता है कि किससे प्रभावित थी, तो गोगवा की ताहिती कला एक कला शैली है गोगवा की, उससे ये प्रभावित थी। बच्चों इससे संबंधित कुछ चीजें बता दें। ये इनका जन्म 1913 में हुआ और उसके बाद इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। मतलब ये केवल 28 वर्ष की आयु तक जीवित रही, बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक नवीन शैली का उत्पन्न किया, बहुत अच्छी शैली थी। और इनकी जो है मेले और महिलाएं, बालिका बधू, इनके बड़े प्रसिद्ध कुछ चित्र हैं। कभी एक बालिका बधू बड़ी प्रसिद्ध चित्र है। बालिका बधू आप सीरियल आप देख चुके होंगे, तो बालिका बधू एक इनका प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो इन्होंने इस तरह के शैली चित्रण किया। ये इन्होंने अपनी शादी, कभी कभी पूछता है, तो अपने ममेरे भाई थे जिसका नाम था विक्टर ईगान, जो डॉक्टर थे, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था। तो इनसे संबंधित कुछ चीजें हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि इनका विवाह किससे हुआ था, तो मेरे भाई विक्टर ईगान से हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट नामक शहर में हुआ था। ये गोगवा ताहिती कला, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ताहिती कला से प्रभावित थी। इनके प्रसिद्ध चित्र में बालिका बहू, मेले में औरतें इत्यादि थे। इनका जन्म बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 में जन्म हुआ, 1941 में मृत्यु हुई। 28 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्पायु थी ये, लेकिन इनके चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। बच्चों ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपका इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में, ब लखनऊ, स कानपुर, द वाराणसी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब लखनऊ में राज्य ललित। ध्यान रखो बच्चों, ये आपका शब्द दिया राज्य ललित कला अकादमी। अगर कभी प्रश्न में आ गया राज्य हट गया, केवल ललित कला अकादमी पूछता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर ललित कला अकादमी पूछेगा तो नई दिल्ली में है। लेकिन अगर राज्य ललित कला अकादमी पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि कई अकादमियां बनी हुई हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी जो है लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना का, ये जो आपका 1954 जो है ललित कला अकादमी जो जिसका नई दिल्ली में, उसका समय है। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ था 1962 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का, ये राज्य ललित कला अकादमी का जन्म, इसका गठन 1962 में किया गया था। लेकिन ललित कला अकादमी का पूछे तो आप याद रखिएगा 1954, क्योंकि ललित कला अकादमी भी आपसे पूछ सकता है, राज्य ललित कला अकादमी भी पूछ सकता है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? रंगों से संबंधित बच्चों बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उससे संबंधित हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हर वर्ष रंगों से संबंधित 2-3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल तो जरूर आते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग हैं? 5, 6, इसमें 2 जगह 6 लिख दिया बच्चों, ये गलत है। यहाँ पर जहाँ स है
इसको काट देते हैं, ये तो गलत दिखा है, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों 5, 6, 8 की 7, इसमें सही उत्तर आपका स रहेगा। चक्र में 8 रंग माने गए हैं। बच्चों थोड़ा ओस्टवाल के बारे में जान लीजिए। ओस्टवाल जो है जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं। इसको हम मिटा के थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख देते हैं। ओस्टवाल्ड एक जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन रसायन शास्त्री है। इन्होंने रंगों की बहुत सारी व्याख्या किया है। आदर्श रंग, मुख्य रंग, प्राइमरी रंग, मतलब रंगों की बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने किया है। तो बच्चों इनके जो है चक्र में 8 रंग है। 8 रंग हम आपको बता देते हैं एक चार्ट बना के, तो आपके लिए बहुत याद रहेगा और हमेशा उसको आप लोग भूलेंगे नहीं। इस चीज को बिल्कुल आप याद रखिएगा। आठ रंग, अब 8 रंगों को आपको बता देते हैं। ये जो आपके पहले 4 प्रमुख रंग हैं, ये आपके 8 सीरीज। बच्चों कुल 8 रंग हैं। अब इसमें आपको 2-3 चीज बताते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ले लीजिए इसको लाल। एक रंग आपका हो गया लाल। फिर एक खाना छोड़ दीजिए, यहां पर आपका नीला है, हरा, और एक खाना छोड़ करके आपको यहां लिख देना है पीला। तो बच्चों ये आपके जो 3 मुख्य माने जाते हैं, पीला, लाल और नीला। लेकिन कहीं ओस्टवाल्ड ने हरे को भी आपको मुख्य रंग माना है, हरा रंग को भी उसने मुख्य माना है। तो आपके 4 मुख्य रंग हो गए। लाल और नीला मिला के, लाल और नीला जब रंग मिलाएंगे आपस में बच्चों तो बन जाता है बैगनी रंग। लाल पीला मिलाते हैं तो आपका रंग बनता है नारंगी। पीला हरा मिलाते हैं तो आपका रंग बन जाता है धानी। हरा और नीला मिला के इसको आसमानी कहीं कहीं लिखते हैं बच्चों, और कहीं कहीं पे इसको बोल देते हैं समुद्री हरा। ये आपका इन 2 रंगों के मिश्रण से बनेगा, नीला और हरा। तो बच्चों ये 8 रंग आपके 8 चक्र हो गए। ये आपका लाल, नीला, हरा और पीला तो आपका मुख्य रंग हो गया। इन 2 रंगों से मिलकर ये वाला रंग बन रहा है। तो कुल मिला के ये 8 रंग, 8 रंगों का आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा ओस्टवाल्ड चक्र में। अगर पूछा गया ओस्टवाल्ड चक्र के प्रमुख रंग कौन से हैं, 4 कौन से मुख्य रंग माने जाएंगे, तो 4 आप लिख दीजिएगा, लाल, पीला, नीला और हरा। ये इनके 4 मुख्य रंग है। अब इन्हीं 4 रंगों को आपस में मिश्रण करने से 4 और रंग मिले जो आपके 8 चक्र बन गए, 8 रंग चक्र। मरणासन्न राजकुमारी अजंता के किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। अजंता से संबंधित प्रश्न आपकी जरूर आएंगे हमेशा। तो मरणासन्न राजकुमारी, कभी कभी इसको बोलते हैं डाइंग लेडी, मतलब मरती हुई राजकुमारी। यह गुफा संख्या 16 का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न ये कई बार आ चुका है। बच्चों गुफा संख्या 17 को रंगशाला बोलते हैं। रंगशाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सर्वाधिक चित्र मिले हैं बच्चों, सर्वाधिक चित्र मिले हैं गुफा संख्या 17 में, इसलिए उसको रंगशाला बोलते हैं। और सबसे नवीनतम गुफा आपकी है गुफा संख्या 1। ये सबसे नवीनतम गुफा है। इससे संबंधित बहुत चीजें बता चुके हैं, ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। महाराजा संसार चंद किस शैली के उन्नायक थे? बच्चों महाराजा संसार चंद, ऑप्शन दे देखिए, कांगड़ा, बूंदी, किशनगढ़, बंगाल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा किशनगढ़। ये पहाड़ी शैली के उन्नायक माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी शैली में किशनगढ़ शैली के अंतर्गत एक चित्र का निर्माण हुआ था बच्चों, बनी ठनी। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसके चित्रकार जिन्होंने बनाया था उनका नाम था निहाल चंद।
निहाल चंद ने इसको बनाया था, और ये बनाया था संसार चंद जी की प्रेरणा से। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बच्चों। इसको कभी कभी प्रश्न आपका आ गया कि भारतीय मोनालिसा पेंटिंग किसको कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसको बनी ठनी को भी कहा जाता है कि ये भारतीय मोनालिसा, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध। इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था बच्चों, डाक टिकट भी इस पर जारी हुआ है। कभी आपसे पूछ लिया गया किस चित्र में डाक टिकट जारी किया गया है, तो बनी ठनी, जिसके चित्रकार है निहाल चंद और महाराजा संसार चंद के समय में बना। कहा जाता है महाराजा संसार चंद की जो पत्नी थी बहुत खूबसूरत थी, उन्हीं को देखकर उन्हीं की प्रेरणा से ये बनाया गया था। महाराजा संसार चंद अपने आप को नागरीदास नाम से कविता भी लिखा करते थे। अपने को कृष्ण रूप माने हैं और पत्नी को राधा के रूप में चित्रण कराया था, जो इनकी चित्र बनी थी बनी ठनी। बच्चों, रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल की आधुनिक? तो आपका सही हो जाएगा राजस्थानी। ये आपका सॉरी बच्चों, ये राजस्थानी शैली से संबंधित है, क्योंकि बच्चों राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में बहुत ही कम डिफरेंस है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा रागमाला जो है राजस्थानी शैली में बनी थी 1605 ईस्वी में। चावंड रागमाला, चावंड रागमाला पहली रागमाला मानी जाती है 1605। चावंड जो बोला जाता है मेवाड़ को बोला जाता है, मेवाड़ का उपनाम है। यहीं पर यह आपकी शैली का चित्र बना था। इसका समय बच्चों जो है 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास है। इसको कह सकते हैं रागमाला, मतलब रागों की माला, संगीत की माला। तो आप ध्यान रखिएगा राजस्थानी चित्रण है। 1605 में चावंड रागमाला पहली पुस्तक बनी जो मेवाड़ पे चित्रित की गई। ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? अ नाथद्वारा, ब बूंदी, स किशनगढ़, द बीकानेर। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा बीकानेर। राजस्थान में, क्योंकि रेगिस्तान बहुत बड़ा दायरे में है, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है, तो वहां पर ऊँटों की जरूरत लोगों को हमेशा पड़ती रहती है। तो ऊँट का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। तो वहां पर इसको ऊँट की जो खाल की चित्रकारी है, ऊँट की खाल की चित्रकारी को उस्ता कला भी कहा जाता है बच्चों। उस्ता कला भी कहा जाता है, और यह बीकानेर से संबंधित है। आज भी बीकानेर में एक स्थल का नाम उस्ता है, वहां पर आज भी ऊँट के शरीर में चित्रकारी की जाती है, मतलब उसको छिलाई कर देते हैं, तो आपका ऊँट जो है बड़ा सुंदर सजाया हुआ दिखाई देता है। ऊँट के शरीर में बाल होता है, उन्हीं बाल की छिलाई की जाती है और एक सुंदर चित्र बन जाता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, उस्ता कला भी कहते हैं। कभी प्रश्न आ गया ऊँट की खाल की चित्रकारी को क्या कहा जाता है? उस्ता कला। ये फिर राजा संसार चंद से बहुत महत्वपूर्ण, राजा संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? तो आप लोग बिना कुछ सोचे आ जाइएगा किशनगढ़ चित्र शैली से। बनी ठनी ये आपको बता चुके हैं, बनी ठनी चित्र यहाँ का है प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली का। महाराजा संसार चंद, जिनको नागरीदास उपनाम से ये कविताएं लिखा करते थे, राजा संसार चंद, और इनके समय में ये बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र बना था। बच्चों, प्रश्न अगला है, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? वहां पर राजस्थानी शैली के जो प्रमुख जो विषय था राधा कृष्ण थी, ज्यादातर चित्र राधा कृष्ण के ऊपर बना करते थे, लेकिन कुछ कुछ शैलियों में शिकार पे ज्यादा चित्रण किया गया है। तो सबसे ज्यादा शिकार हुआ है आपका बहुत सही हो जाएगा इसमें कोटा शैली में, जिसके राजा थे उम्मेद सिंह
के समय में बहुत सारे चित्रण हुए हैं, जिसके मुख्य विषय थे शिकार, शेर का शिकार या जंगल में जाके शिकार करते हुए महाराजा का चित्रण। तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत अगर शिकार दृश्य पूछता है तो आप लोग कोटा शैली लगा दीजिएगा। तो बच्चों, आज ये वीडियो में यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य तक इसको जरूर शेयर करें, जिससे इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके और मेरा प्रयास सार्थक रहे। बच्चों, आपके कमेंट से, लाइक से हमको हौसला मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।